हेलो बच्चों। गुड Good आफ्टरनून गुड सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, तो आज हम जो ये हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, इसका लास्ट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोलिजन। कोलिजन वाला टॉपिक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है। कोलिजन वर्ड से आप समझते होंगे बेसिकली टक्कर, कि जैसे बाइक और ट्रक की टक्कर, ये आपने मूवी वगैरह में देखी होगी। तो देखते हैं किस तरीके से, कि जैसे मान लीजिए ट्रक और बाइक की टक्कर हुई, तो क्या जनरल एक्सपीरियंस क्या होगा भाई। ट्रक जो है वो हेवियर मास का है, तो ट्रक वाला उस बाइक को घसीटते हुए आगे ले जाता है। ऐसा आपने न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो देखिए, जब भी कोई कोलिजन होता है तो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वहां पे इन्वॉल्व होती है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिस तरीके से टक्कर होगी, देखिएगा, है ना बच्चों। चलिए, तो कोलिजन की हम बात कर रहे थे। बेसिकली कोलिजन क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। दो बॉडीज का इंटरेक्शन है बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जिनमें दे इंटरचेंज या फिर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। बच्चों, जो ये इंटरेक्शन होता है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज फॉर short interval of time, for short interval of time in which they exert, in which they exert force, large force on each other। बच्चों, बेसिकली जब हमने फोर्स की बात की थी, तो फोर्स क्या होता था? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता था बच्चों फोर्स। अब मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज की रेट है, वहां पे हमने देखा था F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी बच्चों जितना छोटा होगा, क्या फोर्स उतना ही ज्यादा होगा? बताइए। Yes, sir. यस, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। टाइम जितना कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होता है, उतना ही फोर्स एक दूसरे पे वो एग्जर्ट करते हैं। तो कोलिजन में सेम यही चीज होती है। दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इंटरेक्ट करेंगी, और शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेक्ट करेंगी तो ये अपना मोमेंटम चेंज करेंगी। ठीक है, यहाँ पे बॉडीज का क्या होगा? मोमेंटम चेंज होता है। देखो, दो चीज है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है कि बॉडीज का जो मोमेंटम है वो तो चेंज होगा, पर जो सिस्टम का मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। अब बॉडीज का मोमेंटम क्यों चेंज होगा और सिस्टम का मोमेंटम क्यों चेंज नहीं होगा, वो देखिए। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बेसिकली जो मोमेंटम है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज चेंजेज। बच्चों, जैसे मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी, जब ये इंटरेक्ट करेंगी, मान लीजिए ये कोलाइड कर रही हैं, तो कोलिजन के केस में क्या होगा? मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी, बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी, और बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी। बच्चों, क्या ये जो फोर्स लग रहा है, ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे लगाया, क्या ये इस सिस्टम के इंटरनल फोर्स हो जाएंगे? एक सिस्टम हमने बना लिया जिसमें बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो क्या
ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे लगाया, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? सबसे पहली बात Yes, sir. Yes. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। और अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो बच्चों ये इंटरनल फोर्स हो गए, और जब सिस्टम पे इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, और जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगता तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? व्हेन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो बच्चों यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, इसके कारण बॉडीज का इंटरनली तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बी का चेंज होगा, पर जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो हम कह सकते हैं इन कोलिजन total momentum of system, total linear momentum of system remains conserved. Total linear momentum of system remains conserved. ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि जो कोलिजन होगा वो किस तरीके से होगा? कोलिजन बच्चों बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, द फर्स्ट वन इज हेड ऑन, या जिसे हम डायरेक्ट कोलिजन भी कहते हैं। हेड ऑन या डायरेक्ट कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन या डायरेक्ट कोलिजन का मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। मतलब जैसे ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसकी स्पीड है यूए, ये बॉडी भी है, बॉडी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में। क्या दोनों बॉडीज सेम लाइन के अलोंग मूव कर रही है बच्चों? Yes, sir. यस यस। अगर दोनों बॉडीज सेम लाइन के अलोंग मूव करती हैं और कोलाइड करती हैं तो इस टाइप के कोलिजन को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, जहां पे दोनों बॉडीज सेम लाइन के अलोंग मूव करते हुए कोलाइड करती हैं, और आफ्टर कोलिजन भी जिस लाइन के अलोंग दो जो कोलाइड करी है उसी लाइन के अलोंग अगर वो चल जाती हैं तो ये हमारा हेड ऑन कोलिजन रहता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं बच्चों ओब्लिक्यू कोलिजन। ओब्लिक्यू कोलिजन, इस टाइप के कोलिजन में क्या होता है बच्चों? बेसिकली यहाँ पे दोनों बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, किन्हीं दो अलग अलग लाइन के अलोंग, इनिशियली दो अलग अलग लाइन के अलोंग मूव करती हैं। मान लीजिए ये यूए स्पीड से मूव कर रहा है और ये बॉडी बी, बॉडी ए बॉडी बी यूबी स्पीड से मूव कर रही हैं, और ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। इनकी लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हैं, दोनों की लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, और आफ्टर कोलिजन भी ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो इस टाइप के कोलिजन को हम कहेंगे ऑब्लिक्यू कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप के कोलिजन हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिकली, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक्यू कोलिजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हेड ऑन कोलिजन के बारे में। ठीक है जी। हेड ऑन कोलिजन में अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से कोलिजन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। हेड ऑन कोलिजन, चलिए बच्चों यहां पे हम मान लेते हैं कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। हेड ऑन कोलिजन है मतलब सेम लाइन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। Please show the last diagram. चलिए,
तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए चल रहा था इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट बी भी सेम डायरेक्शन में चल रहा था। ऑब्जेक्ट ए चल रहा था यूए स्पीड से, ऑब्जेक्ट बी चल रहा था यूबी स्पीड से। ठीक है, इनिशियली ऑब्जेक्ट ए राइट वर्ड यूए स्पीड से चल रहा था, ऑब्जेक्ट बी भी राइट वर्ड यूबी स्पीड से चल रहा था। मान लीजिए अगर इफ यूए इज ग्रेटर देन यूबी, अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुई तो क्या ये डेफिनेटली कोलिजन करेंगे? अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुई, मींस यूए इज ग्रेटर देन यूबी हुआ, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। ठीक है, ये कोलिजन होंगे। तो ये जो इंस्टेंट है जब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलिजन स्टार्ट करेंगे, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कोलिजन। और जब कोलिजन स्टार्ट होंगे तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेसेस का डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। यस और नो? दोनों ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होंगे भाई, ये और ये आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के जस्ट बाद ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होना चालू होंगे। तो द इंस्टेंट ये कोलाइड करेंगे, ये एक दूसरे को डिफॉर्म करना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये यहां से इस फेज से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। कब तक डिफॉर्मेशन करेंगे? जब तक ये एक दूसरे को कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब तक ये एक दूसरे को डिफॉर्म कर देंगे। तो ये इंस्टेंट आ जाएगा जब ये एक दूसरे को मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कर देंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोलिजन स्टार्ट हुआ, एक दूसरे को डिफॉर्मेशन करना चालू हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब ये पहले पास आए थे, डिफॉर्मेशन के बाद ये वापस एक दूसरे से दूर होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होना चालू होगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगी रेस्टिट्यूशन की, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होने की। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेशन के बाद इन दोनों की क्या क्या चीज चेंज होगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट है यूए स्पीड से चल रहा था, बी ऑब्जेक्ट बी यूबी स्पीड से चल रहा था। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, ये वीबी स्पीड से चलेगा और ये वीए स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो क्या इनकी स्पीड चेंज हो गई कोलिजन के बाद? यस सर। कोलिजन के बाद इनकी स्पीड चेंज हुई, और स्पीड चेंज हुई है तो इनका मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हम मान लेते हैं कि कोलिजन कराने के लिए हमें जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, या तो ये एक दूसरे के पास आए या फिर सेम डायरेक्शन में चल रहे, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब ये अप्रोच करेंगे तभी तो डिफॉर्मेशन आएगा, तभी तो ये कोलाइड करेंगे। चलिए आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, जैसे कोलिजन से पहले ये एक दूसरे के पास आ रहे थे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो क्या होगा, क्या अब आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? अगर मैं कहूं बॉडी आफ्टर कोलिजन, बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए, दूर जानी चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वीबी शुड बी ग्रेटर देन वी ए। यस और नो? यस सर। यस। यस अगर सर। बी की स्पीड ज्यादा होगी तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलिजन की प्रोसेस होती है, और ये द होल प्रोसेस ऑफ कोलिजन जो होती है बच्चों बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ही बॉडीज का मोमेंटम चेंज होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जो मोमेंटम चेंज होता है दोनों का सेम तरीके से चेंज होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ की बात? चलिए अब क्या होता है, यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि कोलिजन के बाद ये किस तरीके से मूव करेगी वो डिपेंड करेगा जो मटेरियल टकरा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे। तो एक टर्म आती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि ये किस तरीके से एक दूसरे से दूर जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? ई से डिनोट करेंगे। एंड द ई इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ, E is given as velocity of separation, velocity of separation upon velocity of approach। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए एक बार? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, देखो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? सिंस ये वीबी स्पीड से चल रहा है, ये वीए स्पीड से चल रहा है, तो इन दोनों के जो स्पीड का डिफरेंस है, क्या वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा बच्चों? इट मींस वीबी माइनस वीए। यस और नो? द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी वीबी माइनस वीए। ओके? Yes, sir. यस। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बताइए बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? किस स्पीड से ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं? इट विल बी यूए माइनस यूबी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन एज वीबी माइनस वीए अपॉन यूए माइनस यूबी। इसे हम मान लीजिए बॉडी ए और बी की जगह बॉडी वन और बॉडी टू अज्यूम करें, बॉडी वन और बॉडी टू अज्यूम करें, तो ये फॉर्मूला क्या इस फॉर्मेट में आ जाएगा? वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। ठीक है बच्चों। तो किसी भी तरीके से बहुत सी बुक्स में आपको ए और बी की फॉर्म में नोटेशन मिल जाएगा, कुछ बुक में आपको वन और टू की फॉर्म में नोटेशन मिल जाएगा। सो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है बच्चों बात? जी बताइए, यहां तक की बात क्लियर है Yes, sir. आपको? यस। यस सर। चलिए, तो एक टर्म हमने जो डिफाइन की है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी के बिहाफ पे हम कोलिजन को फर्दर सब डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हम कोलिजन को, कौन से हेड ऑन कोलिजन को फर्दर सब डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा बच्चों, देखो ई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन। क्या हो जाएगा बच्चों? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन इन विच द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन इन इलास्टिक, या फिर इसे परफेक्टली इलास्टिक भी आप कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। द सेकंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो कितनी होती है? वो होती है 0। और थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन की बात करें तो थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन इज, चलिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों कोई वैल्यू बता सकते हो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होनी चाहिए? अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होती है, तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या हो सकती होगी? एनी गेसेस? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वेरी गुड बेटा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 हो गई, और इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगी बच्चों।
ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम इनके डिफरेंशिएट कर देते हैं कि और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिएगा, चलिए पहली बात अगर हम बात करें परफेक्टली ई इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यूज की हमने बात कर ली। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चों, यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टोटल, एक्चुअली टोटल लीनियर मोमेंटम तो तीनों कोलिजन में, चाहे परफेक्टली इलास्टिक, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगेन अगर हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो यहाँ पे भी बच्चों फॉर योर सरप्राइज जो टोटल मोमेंटम था वो कंजर्व रहेगा, और यहाँ पे भी टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑल थ्री केसेस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, फिर बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम के लिए, सिस्टम की बात कर रहा हूं, ऑफ सिस्टम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बच्चों जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व्ड रहती है। बट इन इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड एंड देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स दोनों में, चाहे वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह होता है बच्चों। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes. चलिए, तो अब वापस से हम सीक्वेंस चालू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कौन सा, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में भी हमने तीन सब डिवाइड कर दिए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन बोल दो या कोलिजन इन 1D भी इनसे बोला जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या क्या यहाँ पे होने वाला है देखिएगा बच्चों। तो मान लेते हैं सबसे पहले, देखो हमने बात की थी जो कोलिजन की प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है। इसका मतलब जो भी मोशन हम कंसीडर करने वाले हैं, या तो बिफोर कोलिजन कंसीडर करेंगे या आफ्टर कोलिजन ही कंसीडर करेंगे। ड्यूरिंग द कोलिजन हम कोई मोशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि ये बॉडी वन है, ये बॉडी टू है। body 1 is moving with velocity या speed u1, body 2 is moving with speed u2। ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, एंड आफ्टर कोलिजन द बॉडी 1 is moving with velocity v1 and the body 2 is moving with velocity v2। ठीक है बच्चों, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? क्या हम, देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 होती है, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है सिस्टम का, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम भी कंजर्व होती है। तो तीनों को एक एक बार करवा लेते हैं कंजर्व। सबसे पहले अगर हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बच्चों अगर मैं कहूं आपसे कि व्हाट विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, मान लीजिए बॉडी वन का मास m1 है,
बॉडी 2 का मास m2 है, मास m1, मास m2। चलिए, व्हाट इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन? Will it be m1 u1 plus m2 u2? Yes or no? Yes, sir. इनिशियल मोमेंटम Yes, ऑफ sir. सिस्टम इज m1 u1 प्लस m2 u2। एक और चीज देखने की बात यह है बच्चों कि हमारा अभी तक जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा राइटवर्ड हो रहा है। ऑल्दो सारा काम राइटवर्ड हो रहा है, फिर भी हम साइन कन्वेंशंस डिफाइन कर देते हैं कि जो राइटवर्ड डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव लेने वाले हैं और जो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है वो हम नेगेटिव लेने वाले हैं। तो इनिशियली जो सारा का सारा मोमेंटम है वो राइट वर्ड ही है, तो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट विल बी द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बच्चों? M1 V2 Yes. V2। m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। फर्दर अगर हम बात करें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बच्चों क्या आप सिस्टम की बिफोर कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? कोई भी एक बच्चा। व्हाट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर द कोलिजन? तुषारिका बताइए बेटा आप। Sir, half M U2 minus U1 whole square. हाफ Half into M into U2 minus U1 whole square. बेटा माइनस क्यों बेटा? सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं, तो सिस्टम में दो बॉडीज है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉडी 2 की काइनेटिक एनर्जी, ये मिला के क्या दे देगी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1 u1 का स्क्वायर। बॉडी 2 के लिए बात करें तो इट विल बी हाफ m2 u2 का स्क्वायर। यस और नो बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होती है, Yes, sir. तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। it will be equals to final kinetic energy of the system and it will be half m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हमने ये सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है बच्चों। ठीक है, चलिए थर्ड अगर हम बात करें, हमें पता है इलास्ट कोफिशिएंट ऑफ, हाँ बोलिए बेटा। इधर एक हाफ, हाफ होगा। यस यस, ओके बेटा। चलिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इट इक्वल्स टू 1? यस सर। यस। चलिए तो E इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों? इट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 एंड इट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन और हो जाएगी, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 एंड दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, पहली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, और तीसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बच्चों। ठीक है, यस सर। यस। चलिए अब हम इन तीनों में से किन्हीं दो इक्वेशन का यूज करते हुए जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 मतलब v1 और v2 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से कर सकते हैं देखिएगा। अगर हमें बच्चों v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए हम एक काम करते हैं, लेट्स से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए 1 बाय 1 v1 और v2 की वैल्यू का ऑब्टेन कर लेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का अगर हमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करना है,
तो एक बार हम V2 को एलिमिनेट करेंगे, फिर दूसरी बार V1 को एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर हमें V2 को एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ से जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड को M2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग, देखिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विद M2। और बच्चों जब इक्वेशन 3 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड में M2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इट विल बी M2V2 माइनस M2V1 विल बी इक्वल्स टू M2U1 माइनस M2U2। क्या यही हो जाएगी बच्चों थर्ड इक्वेशन? Yes, sir. Yes, third equation will be M2V2 minus M2V1 equals to M2U1 minus M2U2। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमें M2V2 को एलिमिनेट करना है, अगर M2V2 को एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं, क्या फर्स्ट इक्वेशन को मैं ये जो इक्वेशन आई है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसमें से घटा देता हूं। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए, देखो क्या मिल जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो चलिए ये वाला पार्ट में लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस ऑफ M1V1 प्लस M2V2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1U1 प्लस M2U2। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा, माइनस कर दिया। चलिए इनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, M2V2 से ये M2V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस M2V1 माइनस M1V1 विल बी इक्वल्स टू M2U1 माइनस M2U2 माइनस M1U1 माइनस M2U2। क्लियर है बच्चों बात? बच्चों स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस, चलिए तो अब चीजें सेपरेट हम कर लेते हैं। अगर मैं यहां से माइनस V1 को कॉमन लूं तो इट विल बी M1 प्लस M2, यस और नो? माइनस V1 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू, यहां से देखो M2 के लिए क्या चीज कॉमन आ जाएगी, पहले पहले हमें U1 को अगर कॉमन लिया जाए तो फॉर U1 इट विल बी M2 माइनस M1, और U2 के लिए अगर हम देखें तो माइनस 2M2U2। ओके बच्चों, तो यहां से V1 विल बी इक्वल्स टू, देखो माइनस इधर चल जाएगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ V1। V1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है बच्चों बात? मिला लीजिए, एक बार सोल्व कर लीजिए, ऐसा लगता है आपको तो खुद से सोल्व कर लीजिए, और अगर आपके भी सेम रिजल्ट आता है तो मुझे बता दीजिए। हाँ बच्चों, आया आंसर या स्टिल सॉल्विंग? Done. डन, यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस, चलो
अब अगर हम सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें, क्या प्रोसेस? इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 विद m2, अगर हम m1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इक्वेशन 3 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अब m1 v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी। और बच्चों जो v2 की वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी v2 के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये v1 की वैल्यू हो गई और ये v2 की वैल्यू हो गई। 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 के बराबर। ठीक है बच्चों, यस सर। Yes. चलिए अब यहां से हम आगे बात करते हैं। हमने आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी v1 और v2 निकाल ली। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमारा चल रहा था, जहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 हो गया था। और इस टाइप के कोलिजन में हमने बेसिकली 3 चीजों का यूज किया। पहला, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा के एक इक्वेशन बनाई। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा के इक्वेशन बनाई। और तीसरी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाई। हम चाहे तो 1 और 2 का भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आसान हमारे लिए तो रहता है कि मोमेंटम वाली और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन का हम यूज करें, जहां पे हमारे ई की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरीके से v1 और v2 की वैल्यू में ऑब्टेन हो जाएगी। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें, कुछ केसेस हमें मिल जाते हैं, स्पेशल केसेस। क्या क्या केसेस मिल जाएंगे बच्चों हमें, देखिएगा। पहला केस, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, अगर बच्चों जो हमारे पास दोनों बॉडीज हैं उनका मास इक्वल है, अगर m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो जाएगा, तो बच्चों v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस अबव इक्वेशन में अगर आप m1 और m2 की वैल्यू m रखेंगे, तो क्या आपको देखिए v1 की वैल्यू देखिए u2 के बराबर मिल जाएगी, क्योंकि m माइनस एम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है सब्ट्रैक्शन वाला, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m, तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 विल बी इक्वल टू u2। यस और नो? यस सर। सिमिलरली v2 विल बी इक्वल टू u1 हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया भाई? देखो यहाँ पे हम देखें तो ये पहली बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी थी, इसकी इनिशियल स्पीड u1 थी, इसकी स्पीड u2 थी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? देखो इसकी जो स्पीड v1 थी वो तो हो गई u2 के बराबर, और इसकी स्पीड जो v2 थी वो हो गई u1 के बराबर। तो मैं क्या साफ साफ ये कह सकता हूं कि जब दोनों बॉडीज के मास सेम है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती हैं। बोलिए। यस सर। यस, तो बॉडीज ने इस टाइप के केस में जब मास इक्वल हो, बॉडीज बॉडीज इंटरचेंज bodies interchange their velocities, बॉडीज की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई है बच्चों। क्लियर है? और इसी केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोमेंटम इंटरचेंज हुआ है बच्चों, वो मैक्सिमम हुआ है। द चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम चेंज इज मैक्सिमम।
इसको हम बेसिकली मोमेंटम की जगह स्पीड वर्ड लिख लेते हैं कि जब दोनों के दोनों मासेस सेम हो, जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं अगर उनके मास सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों। क्लियर है बात? चलिए सेकंड केस हम करते हैं बच्चों। सेकंड केस हमारे पास आता है कि m2 is greater than m1, the mass of second body, अगर मैं कहूं m2 mass of the second body। चलिए सेकंड बॉडी कौन सी थी? सेकंड बॉडी आगे वाली बॉडी थी, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं हम। जो ये आगे वाली बॉडी थी इसका मास फर्स्ट बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? अगर उस केस की बात करें तो v1 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो द v1 विल बी इक्वल्स टू u1। किसके बराबर हो जाएगा v1 की वैल्यू? सॉरी, v1 की वैल्यू हो जाएगी हेवियर बॉडी आगे वाली ना, तो इट विल बी -u1 प्लस 2u2 के बराबर हो जाएगी। और v2 की बात करें तो v2 विल बी इक्वल्स टू u2 के बराबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले बात करते हैं v1 के लिए, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों अगर m2 ग्रेटर देन 1 है तो m2 प्लस m1 भी क्या नियरली m2 के बराबर ही होगा। भाई 1000 में एक जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो लगभग 1000 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ऊपर m2 है और नीचे भी m1 प्लस m2 का मान नियरली m2 के बराबर ही होने वाला है, तो इट विल गिव 2u2। यस और नो बच्चों? यस और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है m2 माइनस m1 और m1 प्लस m2। बच्चों m1 में से m2 में से m1 बहुत ही छोटी वैल्यू को चाहे ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं सेम ही चीज मुझे मिलने वाली है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v1 की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी -u1 प्लस 2u2 के बराबर। चलिए सेकंड केस v2 की बात करता हूं। हेवियर बॉडी है, क्या हेवियर बॉडी की स्पीड में चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी चल जाएगी। आप इसको इस तरीके से अज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि एक ट्रक जा रहा है, आगे एक ट्रक जा रहा है और एक पीछे से एक मक्खी जा रही है। अब मक्खी मान लीजिए थोड़ी तेज स्पीड से ट्रक के कंपैरिजन में, तो ये इससे आगे टकराएगी, तो क्या ये मक्खी इस ट्रक के वेलोसिटी को चेंज करने में कैपेबल है? नो सर नो, ये मक्खी इस ट्रक के वेग को वेलोसिटी को चेंज करने में कैपेबल नहीं होगी। तो जो ट्रक या जो हेवियर बॉडी पहले u2 स्पीड से चल रही थी, कोलिजन के बाद भी सेम उसी स्पीड से चलती रहेगी बच्चों। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा कोलिजन उस केस में जब जो आगे वाली बॉडी थी वो एक हेवियर बॉडी थी। अब हम सिनेरियो चेंज करते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या लेंगे, देखो कि अब आगे एक मक्खी चल रही है और उसको टक्कर मारेगा एक ट्रक। मक्खी आगे चलिए, पहले क्या था, ट्रक आगे चल रहा था और फास्ट मूविंग फ्लाई उसको टक्कर कर रही थी। अब एक फ्लाई है, उसको फास्ट मूविंग ट्रक टक्कर करेगा। तो अब इस केस में भी क्या ट्रक की वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों? अब भी ट्रक की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। चलिए देखिए किस तरीके से। द थर्ड केस, हम कर रहे थे m1 इज ग्रेटर देन m2। और जब m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो इस केस में जो बॉडी आके कोलिजन कर रही थी वो हेवियर मास की है, तो आफ्टर कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो v1 विल बी इक्वल्स टू u1। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों कि v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ v2 इन दिस केस विल बी 2u1 माइनस u2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी? 2u1 माइनस u2। तो ये केस हमें याद रखने हैं या फिर
हम याद नहीं रख पाते तो V1 और V2 की वेलोसिटी से इन्हें ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 टाइप के केस बनते हैं। पहला जब दोनों मास सेम है, दूसरा जब सेकंड मास हेवियर है, और थर्ड जब फर्स्ट मास हेवियर है बच्चों। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. यस, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इनका एक दो। मान लीजिए ये एक बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, ये 2 kg की है, ये 3 kg की है। 2 kg की बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, 3 kg की बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। What will be the velocities if the collision is perfectly elastic? If collision is perfectly elastic, what will be then? Calculate V1 and V2। V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अगर जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है बच्चों, करें सॉल्व। चलिए, दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद करोगे तो V1 की वैल्यू क्या थी? द वैल्यू ऑफ V1 इज, इट इज M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 M2, सॉरी, M1 प्लस M2। और V2 की वैल्यू थी बच्चों M2 माइनस M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, यही वैल्यूज थी। V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए यहां से अगर हम बात करें तो क्या वैल्यूज मिलेगी हमें? 2 माइनस 3 U1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 जो कि हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू M2 की वैल्यू है 3, U2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास 10, सो इट विल बी 2 माइनस 3, ये हो जाएगा -1 माइनस 6 बाई 10 प्लस ये हो जाएगा 24 बाई 10, it will be 18 by 10, 1.8 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू फॉर V2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1, दैट इज 3 माइनस 2। U2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? U2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 10 प्लस 2 इंटू 6 divided by 10. So V2 will be equals to 4 by 10 plus, सर हाँ बोली बेटा। M1 प्लस M2 5 होना चाहिए।
कहाँ पे बेटा? ओके, ये तो पूरा ही गलत हो गया फिर, सॉरी। ये ना बेटा? यस चलिए सर, और ये V2 के सामने जो यहाँ है वो माइनस होएगा। एक सेकंड रुक जाइए बेटा। सो V1 की वैल्यू क्या 3.6 मीटर पर सेकेंड ही आई है? बेटा V1 की वैल्यू क्लियर है या इसमें कोई इश्यू है? सरबजीत? तो सेम। सेम। चलिए V2 के लिए क्या बता रहे हैं आप? V2 इज M2 माइनस M1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 into 6 divided by 5. So it will be 4 by 5 plus 24 by 5. So it is 28 by 5. और 28 by 5 कितना होता है? 5.6 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? क्या बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि 2 मीटर पर सेकेंड था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या वो भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है? यहाँ पे 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5.6 माइनस 3.6 2 मीटर पर सेकेंड सेम है। चाहे तो आप बच्चों इसे मोमेंटम कंजर्व और जो 3 इक्वेशन है उनमें से किसी भी 2 इक्वेशन का यूज करते हुए भी सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर मैं कहूं आपसे यहाँ पे व्हाट विल बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, आप क्या कहेंगे? व्हाट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन? सो नो लॉस। नो लॉस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो लॉस क्यों होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजों को इंटरचेंज करेंगे बच्चों। मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है जो कि चल रही है कुछ इस तरीके से। तो एक बार V2 का फॉर्मूला दिखा दीजिए। V2 का फॉर्मूला दिखाएं बेटा? ये यस सर, डन। है ना? अच्छा हाँ, हमने उल्टा कर दिया इसे आई थिंक। यस सर। यस, इसको हमने उल्टा कर दिया है। हमने लिख दिया है 2m1u1, इस पीछे वाले पार्ट को आगे लिया है, आगे वाले पार्ट को पीछे लिया है ना बेटा? यस सर। ओके, चलिए रीचेक कर लेते हैं इसे। सो v1 इज इक्वल्स टू माइनस वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो m2u1 एंड u1 वाला पार्ट ये रहा, ये रहा। सो u1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 माइनस 2m2u2। फर्दर हमने इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा माइनस का m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2u1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में इस वाले माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या ये हो जाएगा m2 माइनस m1? तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस माइनस या प्लस प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों इस फॉर्मूले को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? यस सर।
कोई दिक्कत नहीं है, और यही फॉर्म हमने नीचे यूज की है। सिमिलरली इसको भी आप चाहें तो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए बच्चों कि अब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसे हम लेट से, ये भी 3 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, हमें निकालनी है द स्पीड ऑफ ईच बॉडी, स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी आफ्टर कोलिजन। बच्चों क्या यहाँ पे दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रही हैं उनका मास सेम है? यस सर। यस, दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रही है उनका मास सेम है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर दो बॉडी जो कोलाइड करती है उनका मास सेम होता है तो आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। मतलब ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2, तो आफ्टर कोलिजन बॉडी 2 की वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड। और बॉडी 2 की वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइटवर्ड, और बॉडी 1 की वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक हमें दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चलिए बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड 4 और 6 है, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इनकी स्पीड, पहली बॉडी जो है उसकी स्पीड v1 हो जाएगी। मान लेते हैं v1 जो स्पीड है वो राइटवर्ड है, और जो v2 स्पीड है वो भी राइटवर्ड है। दोनों के मास 3 kg और 3 kg हैं। ये सिचुएशन होगी आफ्टर कोलिजन, हमें डायरेक्शन का नहीं पता। चलिए बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें, क्या थर्ड 3 kg फर्स्ट बॉडी है उसका मोमेंटम प्लस का 12 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन इज 12 kg मीटर पर सेकेंड, यस और नो? यस सर। चलिए सेकेंड बॉडी का क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन मोमेंटम? सर -18। -18, ठीक है। तो यूनिट्स को मैं हटा लेता हूं बच्चों, प्लस का 12 माइनस का 18। आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉडी का 3v1 और सेकेंड बॉडी का 3v2, ये हो जाएगा बच्चों -6 इक्वल्स टू 3v1 प्लस 3v2, और यहां से हो जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू -2। फर्स्ट इक्वेशन, यस और नो? चलिए दूसरा हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, सो इट विल बी v2 minus v1 velocity of separation upon velocity of approach u1 minus u2। चलिए तो v2 minus v1 अपॉन u1 की वैल्यू क्या है बच्चों, u1 की वैल्यू 4 है। और अगर u2 की वैल्यू की बात करूं तो क्या u2 की वैल्यू -6 होने वाली है बच्चों? विद यस डायरेक्शंस सर। वैल्यू लेनी रहेगी हमें, ठीक है। यस, सो इट विल बी v2 minus v1 upon 4 minus -6, it will be 10, so the 10 is equals to v2 minus v1, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, पहली है v1 प्लस v2 बराबर -2, और सेकेंड है 10 इक्वल्स टू v2 minus v1। क्या मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूं बच्चों? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी v1 प्लस v2 माइनस v1, सो इट विल बी 2v1 2v2 एक्चुअली, यस और नो? 2v2 will be equals to
10 माइनस 2 ये हो जाएगा 8 एंड V2 इज इक्वल टू 8/2 that will make 4 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, V2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसी तरीके से V1 की वैल्यू निकाल लीजिए। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इक्वल्स टू 4 माइनस V1 एंड V1 विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हमने यही अनुमान लगाया था कि जो V2 होगा, V2 हो जाएगा 4, क्योंकि 1 वाली वेलोसिटी मिल जाएगी 2 को और 2 की वेलोसिटी मिल जाएगी 1 को। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है, कल हम पढ़ेंगे बच्चों ऑब्लिक कोलिजन और जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है उसके कुछ केसेस हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू